जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज जो अपने पहले सफर में ही अटलांटिक ओशन की गोद में हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। 18 अप्रैल 1912 का वो दिन और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पियर 54 पर तकरीबन 35 से 40 हजार लोग तेज बारिश में आंख में आंसुओं के साथ किसी का इंतजार कर रहे। जब कारपेथिया नाम का जहाज इस जगह आकर रुका तो आखिर इस जहाज में कौन था कि लोग इतनी तेज बारिश में भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे। तो ये कारपेथिया नाम का जहाज अपने साथ ऐसी कहानी लेकर आया कि आज 111 साल के बाद भी सुनकर लोग दर्द से कांप जाते हैं। तो ये कहानी थी आरएमएस टाइटैनिक जहाज। उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज जो अपने पहले सफर में ही अटलांटिक ओशन की गोद में हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ 1500 लोगों को भी समंदर में समा ले गए। तो आउटलुक डायरी में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता था? आखिर किसने गलती की जिसकी दर्दनाक सजा 1500 लोगों ने चुकाई? ये सवाल का जवाब तो शायद पूरी तरह से कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन उस रात ऐसा बहुत कुछ हुआ था जहाज पर जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी असल वजह क्या थी। आइसबर्ग से टकराने से टाइटैनिक डूब गया, लेकिन क्या ये एकमात्र कारण था कि इतना बड़ा जहाज 2 टुकड़े होकर डूब गया? अगर नहीं तो क्या वजह थी कि जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? तो सबसे पहली गलती ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात साबित हो चुकी थी कि ये हादसे से कुछ घंटों पहले टाइटैनिक को एक सिग्नल मिला था और ये सिग्नल उसी रूट पर चल रहे एसएस कैलिफोर्नियन जहाज से बार बार भेजा जा रहा था। एसएस कैलिफोर्नियन जहाज ने बार बार टाइटैनिक को रास्ते में बहुत सारे आइसबर्ग होने की वार्निंग दी थी, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन सारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया। ये एक पहली गलती। अगर इन वार्निंग्स को सीरियसली लिया गया होता तो क्या टाइटैनिक को इस हादसे से बचाया जा सकता था? इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें थी जो ना हुई होती तो टाइटैनिक समंदर पर चल रहा होता और इस अनहोनी को होने से बचाया जा सकता। टाइटैनिक पर सवार होने वाले 2224 लोग अपने शानदार और यादगार सफ़र पर निकले, लेकिन उनका ये सफ़र एक भयानक सफ़र बन गया और आज भी ये हादसा समंदरी हादसों में सबसे दर्दनाक एक्सीडेंट से बदनाम हो चुका। दूसरे जहाज की तरह टाइटैनिक भी डूब गया, लेकिन सन 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये भूले हुए हादसे को फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सन 1912 के बाद बहुत लोगों ने टाइटैनिक को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। लेकिन फिर सितंबर 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई कर ना सका। उन्होंने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला जो अपने साथ सारे राज लेकर समंदर में समाया हुआ था। टाइटैनिक की इस खोज ने सारी दुनिया में तहलका मचा दी। उन्होंने ये बात भी साबित कर दी थी कि इस जहाज की जितनी तारीफ की गई थी वो बिल्कुल सच थी। 2224 पैसेंजर अपने पहले सफ़र को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि इस जहाज के बारे में लोग इतना सुन चुके थे कि लोग इस सफ़र के बदले इसको भीतर से देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसको लोग अपनी आंखों से देखना चाहते। तो इसका सफ़र शुरू हुआ साउथहैम्पटन ब्रिटेन से फ्रांस और फिर क्वींसटाउन आयरलैंड से होते हुए न्यूयॉर्क तक। कुल मिलाकर 3000 माइल्स का सफ़र करना था। टाइटैनिक अपनी हर चीज़ के लिए खास था और वो अपने डिज़ाइन और साइज़ के लिए इतना पॉपुलर हुआ। यही तो वो वजह है कि उसके बनने से लेकर उसके डूबने तक की चर्चा आज भी हो रही है। भले ही टाइटैनिक की लाइफ 5 दिन की थी, लेकिन इस शिप ने अपना नाम हिस्ट्री के उस पन्नों में दर्ज किया जो भुला नहीं जा सकता। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से अपना सफ़र शुरू करते हुए टाइटैनिक अपने यात्रियों को पिक करने के लिए फ्रांस के चेरबर्ग में रुका और फिर 11 अप्रैल 1912 को
आयरलैंड के क्वींस टाउन में रुका। यहाँ कुछ यात्री अपना सफर खत्म करके निकल गए और तकरीबन 120 यात्री यहाँ से टाइटैनिक पर ज्वाइन हुए और फिर यहाँ से टाइटैनिक न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इस तरह सफर करते हुए 14 अप्रैल का दिन भी आ चुका। अटलांटिक ओशन में सफर करते हुए सारे यात्री अपने सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन ये सब लोग एक बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी तक तो टाइटैनिक पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 दोपहर लंच के बाद अटलांटिक ओशन में मौसम पूरी तरह बदलने लगा और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिसकी भयानकता के बारे में सब लोग अनजान थे। अटलांटिक ओशन में टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर गया और ठंड बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और अटलांटिक ओशन बिल्कुल शांत हो गया। इसी दिन जोसेफ ब्रूस इस्मय, जो कि टाइटैनिक जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन थे, उन्हें वायरलेस के जरिए एक वार्निंग मिली कि आगे एक बड़ा आइसबर्ग है। और इसी दिन टाइटैनिक का एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा था कि आज 111 साल के बाद भी लोग जानने के लिए बेताब हैं। उस जमाने में टाइटैनिक के पहले ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था और अटलांटिक ओशन के बारे में सब लोग जानते भी थे कि इस समंदर में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ रास्ते में आते जाते रहते। तो फिर वार्निंग मिलने के बाद भी इसे सीरियसली क्यों लिया नहीं गया? क्योंकि एक तरह से सबके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये जहाज अनसिंकेबल है और ये कभी डूब नहीं सकता। आइसबर्ग की वार्निंग को नज़रअंदाज करने के पीछे ये बात 100% सही लगती है। दूसरा कि 14 अप्रैल की रात में आसमान में चांद नहीं था, यानी अमावस्या की रात। इसीलिए पूरी तरह अंधेरा होने की वजह से जहाज के आगे आने वाली चीज को ठीक से देखा नहीं जा सकता था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि इतने बड़े जहाज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन एक छोटा सा बाइनोक्यूलर मौजूद नहीं था। है ना कमाल की बात। अब जहाज के आगे हिस्से में एक लुक आउट पॉइंट होता था, जिसमें आगे आने वाली चीज को देखने के लिए एक ऑफिसर हमेशा बैठा रहता था। उस रात इस पॉइंट पर ऑफिसर फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक से आइसबर्ग को देख लिया, लेकिन आइसबर्ग इतने नजदीक आ चुका था कि जहाज को मोड़ पाना मुश्किल था। 14 अप्रैल रात में 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। जिस वार्निंग को इग्नोर किया गया था, आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद टाइटैनिक की किस्मत में यही लिखा था। और ये आइसबर्ग कोई छोटा सा आइसबर्ग नहीं था, बल्कि इतना बड़ा था कि उसकी हाइट टाइटैनिक के लुक आउट पॉइंट जितनी और एक फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा था। और ये टक्कर टाइटैनिक के आगे हिस्से के स्टारबोर्ड की तरफ बहुत तेज से हुई थी और 10 सेकंड तक आइसबर्ग जहाज के हल को घिसता हुआ साइड से गुजर गया। लेकिन इस जोरदार टक्कर ने टाइटैनिक के हल को 300 फीट तक चीर डाला और यही वजह थी कि टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट में एक साथ तेजी से पानी भरने लगा। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने अनसिंकेबल का दावा इसलिए किया था कि इस जहाज में किसी हादसे में इसके 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है, फिर भी जहाज तैरता रहेगा। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी टक्कर भी हो सकती है और एक साथ 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टक्कर के बाद जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और एंड्रयू थॉमस ने जहाज का जायजा लिया और जिस तरह जहाज डैमेज हुआ, इससे साफ हो गया कि अब जहाज को डूबने से कोई रोक नहीं सकता। और इस बात से सब क्रू मेंबर्स हैरान हो गए, क्योंकि उनको भी यही लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज को अनसिंकेबल कहने की 2 वजह थी। एक है इस जहाज का बॉटम डबल लेयर से बना हुआ, इसीलिए कभी कोई टक्कर हो भी जाती है तो बॉटम का एक लेयर डैमेज हो जाएगा और दूसरा सेफ रहेगा। लेकिन टक्कर साइड में हुई थी, बॉटम में नहीं, इसीलिए इसका डबल लेयर बॉटम किसी काम ना आया, जबकि साइड तो सिंगल लेयर की ही बनी हुई जहां आइसबर्ग टकराया। इसीलिए जहाज का साइड वाला हिस्सा काफी डैमेज हो चुका था। इसीलिए एक साथ 6 कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। इस जहाज को कुल मिलाकर 16 बल्कहेड कंपार्टमेंट में बनाया गया और कहा जाता है कि किसी वजह से
अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन यहाँ तो 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके थे, इसीलिए इसे डूबने से कोई बचा नहीं पाया। जब जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को यह कंफर्म हो गया कि अब जहाज डूबने वाला है, तो टक्कर के 20 मिनट के बाद यानी तकरीबन 12 बजे टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स से कहा कि जल्द से जल्द इमरजेंसी रेडियो सिग्नल भेजा जाए, ताकि अगर आसपास कोई दूसरा जहाज मौजूद हो तो वो मदद के लिए फौरन आ जाए। लेकिन काफी देर मैसेज करने के बाद भी जैक फिलिप्स को कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिरकार 20 मिनट के बाद यानी तकरीबन 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने उनके मैसेज को कैच किया और वो इमरजेंसी मदद के लिए फौरन टाइटैनिक की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था, और अगर वो अपनी तेज रफ्तार से भी चलेगा तो आने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। लेकिन क्या टाइटैनिक 3 घंटे तक डूबने से बचा रहेगा? नहीं। तो इस बात से बाखबर हो चुके क्रू मेंबर्स ने रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया, वो इस उम्मीद में कि शायद कोई जहाज उन्हें देख ले और उन्हें बचाने के लिए आ जाए। इस अफरा तफरी के बाद कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि जहाज पर मौजूद लाइफ बोट को पानी में उतारा जाए और प्रोटोकॉल के हिसाब से बच्चे और औरतों को पहले उतारा जाए। यहाँ तक आइसबर्ग से टक्कर के बाद 1 घंटा हो चुका, यानी 12:45 पर पहला लाइफ बोट पानी में उतारा गया, जिसमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई, जबकि लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 पैसेंजर की थी। लेकिन पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 पैसेंजर ही बिठाए गए। आखिर क्यों? इसका जवाब यह है कि जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई, वहां तक जहाज के 90% यात्री अभी भी यही सोच रहे थे कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता, इसीलिए कोई लाइफ बोट में बैठने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी कमाल की बात तो यह है कि जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो बर्फ के कुछ टुकड़े जहाज पर आकर गिरे थे और लोग इस बर्फ के टुकड़ों के साथ फुटबॉल खेलने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने बड़े बड़े पोस्टर छापे थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इसके चलते ज्यादातर पैसेंजर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाइटैनिक सचमुच डूबने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे इसके अगले हिस्से में पानी भरता गया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में झुक गया। जब लोगों ने ये देखा तब जाकर लोगों को यकीन हो गया कि अब वाकई में जहाज डूबने वाला है, जिसके चलते जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे, लेकिन अटलांटिक ओशन में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। रात के तकरीबन 1 बजे जब जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से डूब गया तो जहाज का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगे। इस वक्त लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए लड़ाई करने लग गए। ये पूरा मंजर इतना भयानक था कि हम सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। जहाज पर इतनी भगदड़ इसलिए थी कि जहाज पर पैसेंजर के मुकाबले लाइफ बोट कम थी। जहाज की पैसेंजर की कैपेसिटी और सेफ्टी के चलते कम से कम 65 लाइफ बोट होना जरूरी था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लोड की। कहा जाता है कि ज्यादा लाइफ बोट की वजह से जहाज दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए लाइफ बोट को कम कर दिया गया। रात में तकरीबन 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई। लाइफ बोट की तादाद के हिसाब से 1200 लोग बच सकते थे, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। जो लोग बच निकले उनके हिसाब से रात के 2:10 पर जहाज की लाइट बंद हो चुकी और पूरी तरह अंधेरा छा गया, और 2:18 पर जहाज 2 टुकड़े में टूट गया और इसका अगला हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ था वो अटलांटिक ओशन में पूरी तरह से डूब गया। और फिर इसका पिछला हिस्सा जो हवा में ऊपर उठा हुआ वो भी धीरे धीरे पानी में जाने लगा। जो लोग लाइफ बोट में बैठे थे वो लोग ये सारा मंजर देख रहे। वो 1500 लोगों की चीखें और इतना भयानक मौत का तांडव देखकर सुन्न पड़ गए और आखिरकार 2:20 पर अनसिंकेबल टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक ओशन की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। जिस वक्त टाइटैनिक डूब गया उस वक्त अटलांटिक ओशन के पानी का टेम्परेचर लगभग -2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में आखिर इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? यही कारण था कि ज़्यादातर लोग पानी में डूबने से नहीं बल्कि ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई, किसकी गलती थी जिससे इस शानदार जहाज को डूबने से कोई रोक नहीं पाया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।